हेलो एवरीबॉडी। आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ कुछ एप्लाइड प्रॉब्लम्स और ये सभी क्वालिटी एप्लाइड प्रॉब्लम्स हैं ईएमटी से जो मैं डिस्कस करूँगा और प्रॉब्लमों के सॉल्यूशंस में शॉर्ट ट्रिक्स भी बताऊँगा और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें रिवाइज भी कराऊँगा, कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण रिजल्ट। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, खासतौर से जो गेट नेट बार्क जेस्टिफर और जैम के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए। तो कुछ जो टेस्ट पेपर है मेरे पास में, इससे मैं कुछ प्रॉब्लम्स ले रहा हूँ। काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स इसमें जो पेपर में हैं और काफ़ी प्रॉब्लम्स मैं इसमें डिस्कस करूंगा इनमें से। तो काफ़ी जो बेस्ट प्रॉब्लम्स इसमें मैं कहूँगा वो मैंने 50 प्रॉब्लम्स इसमें चूज़ की हुई हैं जिन्हें मैं डिस्कस करने जाऊंगा आगे। कुछ प्रॉब्लम्स इसमें डिस्कस कर रहा हूँ, कुछ आगे की वीडियो में डिस्कस करूँगा। तो पहला जो क्वेश्चंस इसमें मैं डिस्कस कर रहा हूँ वो क्वेश्चंस है, आप देखें, 2 चार्ज पार्टिकल्स हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है इस प्रॉब्लम में, लेकिन मैं यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा हूँ इसको क्योंकि पहले ही प्रॉब्लम है इसके लिए। 2 चार्ज पार्टिकल ऑफ मासेज m एंड 2m, 2 चार्ज पार्टिकल हैं जिनके मासेज m, एक का मास m है और दूसरे का मास 2m है। साथ साथ दिया हुआ है हैव चार्जेज 2q एंड q, इसका चार्ज मास m वाले का चार्ज 2q है और इसका चार्ज हमारा q है। ये डाटा दिया हुआ है। साथ साथ दिया हुआ है दे आर कीप्ड इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई, तो दोनों जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड ई में रखे गए हैं दोनों चार्जेज। क्वेश्चंस में पूछा गया है एंड अलाउड टू मूव फॉर द सेम टाइम, और ये जो मूव कर रहे हैं वो सेम समय के लिए मूव कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ई लगा हुआ है और टाइम जो है वो दोनों के लिए टी है, स्मॉल टी। फाइंड द रेशो ऑफ देयर काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी की रेशो पूछी गई है। काइनेटिक एनर्जी ए अपॉन काइनेटिक एनर्जी बी, पहले पार्टिकल को हम ए पार्टिकल कह दें इस वाले को, और पार्टिकल नंबर जो दूसरी डाटा है उसके लिए पार्टिकल इसको बी कह दें। तो ये हमारा क्वेश्चन है। क्वेश्चंस को मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ पूरा बोल के। 2 चार्ज पार्टिकल्स ऑफ मासेज m एंड 2m हैव चार्जेस 2q एंड q रेस्पेक्टिवली, दे आर कीप्ड इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E एंड अलाउड टू मूव फॉर द सेम टाइम t, कैलकुलेट द रेशो ऑफ देयर काइनेटिक एनर्जी। तो एक अच्छी प्रॉब्लम्स है, इसे हम किस तरीक़ा से इसे हैंडल करें कि जब हम फोर्स की बात करेंगे तो फोर्स को लिखेंगे, अगर चार्ज हमारा Q है तो फोर्स की वैल्यू जो होगी, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड E है, चार्ज Q है, तो उस पर जो फोर्स लगेगा वो होगा Q इंटू ई। तो फोर्स की वैल्यू सबसे पहले लिख लें, फोर्स इजकल टू Q इंटू ई। फोर्स को मास इंटू एक्सलेशन के इक्वल कर दें न्यूटोनियन मैकेनिक्स से, F बराबर m में। तो ए को लिख देंगे dv अपॉन dt, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, इजकल टू QE। इस तरीक़ा से इसे लें, dt को इधर ले जाएं और उसके बाद m को डिवाइड कर दें। तो dv जो हमारा हो जाएगा यहाँ वो हो जाएगा QE dt अपॉन m, ये हमारा चेंज इन वेलोसिटी हो जाएगा। उसके बाद हम इसको इंटीग्रेट कर दें, इधर भी इंटीग्रेट करें और इधर भी इंटीग्रेट करें। जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो Q, चार्ज Q फिक्स है, E फिक्स है, M फिक्स है, तो ये इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा। शुरू में वेलोसिटी 0 थी और बाद में वेलोसिटी v हो जाती है। शुरू में टाइम 0 था जब वेलोसिटी 0 थी, बाद में टाइम t हो जाता है। उसके बाद इसे इंटीग्रेट कर दें तो यहाँ से v माइनस 0 आ जाएगा और यहाँ से हमारा आएगा QE अपॉन m और dt का इंटीग्रेशन आ जाएगा t, और माइनस लोअर लिमिट लेंगे तो QE अपॉन m इंटू टी माइनस 0, तो 0 का 0 ही वैल्यू हो जाएगी। तो यहाँ से इस 0 को हटा दें तो वेलोसिटी की वैल्यू हमें ऑब्टेन हो जाएगी v इक्वल टू QET अपॉन m। अब पूछा है काइनेटिक एनर्जी की रेशो, तो काइनेटिक एनर्जी के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हमारा हाफ m इंटू वी स्क्वायर, और v की वैल्यू यहाँ से पुट कर दें QET अपॉन m, तो यहाँ से वैल्यू हमें मिलेगी हाफ m, और v की वैल्यू को जैसे हम यहाँ पे QET अपॉन m करेंगे और इसका स्क्वायर कर देंगे तो यहाँ से हमें काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला ऑब्टेन हो जाएगा, और ये फॉर्मूला होगा Q स्क्वायर E स्क्वायर T स्क्वायर अपॉन 2m। तो ये काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आ गया, इसको ऑलवेज रिमेंबर रखें। ये फॉर्मूला सदा कब अप्लाई होगा, जब हमारा चार्ज Q इलेक्ट्रिक फील्ड E में होगा और टाइम T तक रहता है, उसका मास m है। तो काइनेटिक एनर्जी जो होगी पार्टिकल की वो Q स्क्वायर E स्क्वायर T स्क्वायर अपॉन 2m होगी। तो ये फॉर्मूला याद रखें। अब हम गिवन डाटा के लिए क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहेंगे, तो जो वैल्यूज हैं उनको पुट कर दें। काइनेटिक एनर्जी A पहले पार्टिकल के लिए और काइनेटिक एनर्जी B ले लें। जो पैरामीटर हमारे सेम हो गए हैं वो कट जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे
हम देख रहे हैं ई और टी सेम है दोनों केसों के लिए। तो ई और टी जो है वो कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि हम ए के लिए चलेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे क्यू ए का स्क्वायर और ई स्क्वायर टी स्क्वायर अपॉन 2ma ये लिखेंगे, क्योंकि ई और टी दोनों के लिए सेम है। ऐसे ही काइनेटिक एनर्जी बी में क्या लिख देंगे, क्यू बी स्क्वायर अपॉन 2mb और यहाँ पे लिख देंगे ई स्क्वायर टी स्क्वायर। ये दोनों टर्म आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगी, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला बन जाएगा हमारा क्यू ए अपॉन क्यू बी का होल स्क्वायर, दिस वन, ये दोनों का स्क्वायर आ जाएगा, एम बी ऊपर पहुँचेगा हमारा अपॉन एम ए। अब वैल्यू पुट कर दें, ये एम बी ऊपर पहुँच जाएगा और अपॉन एम ए। अब वैल्यू पुट कर दें, क्यू ए की वैल्यू दे रखी है हमारी 2q, तो 2q यहाँ पे मैं इसे आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ इधर की तरफ। तो ये हमारा क्यू ए हो जाएगा 2q अपॉन क्यू बी हो जाएगा q, इसका स्क्वायर हो जाएगा ये। और एम बी की वैल्यू जो बच्चों यहाँ दी हुई है क्वेश्चन में 2m दी हुई है, तो यहाँ पे ये 2m आ जाएगा और एम ए के लिए m आ जाएगा। तो 4 ये q से q कैंसिल कटेगा, m से m आएगा, तो यहाँ 4 आ जाएगा और 2 ये आ जाएगा 8। तो 8/1 इसका आंसर होगा। इस तरीक़ा से इसे सॉल्व करना था। मैंने पूरा क्वेश्चन इसमें सॉल्व कर दिया है, पूरा क्वेश्चन समझा दिया है। जब भी चार्ज पार्टिकल को Q को इलेक्ट्रिक फील्ड E में रखे, टाइम t तक रखे, उसका मास m हो, तो ये फॉर्मूला हमें अप्लाई करना होगा। गिवन डाटा में 2 पार्टिकल हैं, एक पार्टिकल A, एक पार्टिकल B। A का चार्ज 2q है, मास m है, B का चार्ज जो है वो q है और मास 2m है। इन दोनों की काइनेटिक एनर्जी की रेशो पूछी थी और E और T दोनों सेम थे। तो ये फॉर्मूला हमें अप्लाई करना था इसमें और इस पर इस तरीक़ा से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देना था। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये एक्सप्रेशंस, निश्चित तौर से आप याद करके चलें। सदा कॉम्पिटिटिव दुनिया में इस पर क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना रहती है और काफ़ी क्वेश्चन इस पर देखे जाते हैं इसी पैटर्न के। तो यहाँ पे वेलोसिटी पूछता है तो वेलोसिटी के लिए फॉर्मूला लगा सकते थे इसी क्वेश्चन में। और जैसे वेलोसिटी को कहता तो वेलोसिटी ई और टी सेम रहता, क्यू अपॉन एम पर निर्भर करती। तो क्यू जो हमारा यहाँ इसमें 2q/m ले लेते और इसमें जो हमारा मास चार्ज की जगह q और मास की जगह 2m ले सकते, तो वेलोसिटी की रेशो इससे निकल सकती थी। तो दोनों ही चीज़ें इसमें इंपॉर्टेंट थी, वेलोसिटी का एवोल्यूशन कर पाना, दोनों की रेशो पूछ लेता है। काफ़ी क्वेश्चन इस टाइप के देखे जाते हैं कॉम्पिटिशन्स में। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन था और इसका जो शॉर्ट ट्रिक्स था वो शॉर्ट ट्रिक्स में यही है कि फार्मूला सिंपली याद रखें और फार्मूले को सिंपली याद रखने के बाद में उसमें सिंपल क्वेश्चन को अप्लाई कर दें। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला सदा याद रखें, क्यू स्क्वायर ई स्क्वायर टी स्क्वायर अपॉन 2m अप्लाई होगा। और वो कब अप्लाई होगा, जब हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड ई में टाइम टी तक कोई चार्ज पार्टिकल क्यू रहेगा जिसका मास m होगा। तो इस तरीक़ा से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। एक अच्छा क्वेश्चन मैं इसे कहूँगा। एक जो क्वेश्चन मैं इस वीडियो में डिस्कस कर रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 2, उसमें क्वेश्चंस में हैं कि जो हमारा 5000 लाइन ऑफ फोर्स एंटर करती हैं सर्टेन रीजन ऑफ स्पेस के साथ। एक ये हम गॉसियन सरफेस इसे ले लेते हैं, इसको GS लिख देते हैं। G का मतलब गॉसियन, S का मतलब सरफेस। 5000 लाइंस जो है वो एंटर करती हैं। तो एंटर जो लाइंस हैं वो हमारी 5000 लाइन हैं जो एंटर कर रही हैं। और क्वेश्चंस के अंदर देखा जा रहा है, क्वेश्चंस में कहा गया है सर्टेन क्लोज सरफेस के अंदर इतनी लाइन एंटर करती हैं और 3000 लाइन जो है वो क्वेश्चंस के अंदर वो हमारी इमर्ज आउट करती हैं। लीव इट का मतलब बाहर निकलती हैं। और पूछा है कैलकुलेट कीजिए टोटल चार्ज। तो इसमें 3 क्वेश्चन इसमें बन जाते हैं कि एक तो यह है कि नेचर पूछ सकता है कि इसमें चार्ज किस तरीक़ा के होंगे। तो अगर लाइन ऑफ फोर्सेज एंटर करती हैं तो यह नेगेटिव चार्ज होता है। तो नेगेटिव चार्ज की वैल्यू जो है, फ्लक्स जो हम लेके चलते हैं वो हमारा फ्लक्स होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला होता है Q/ε0। और जितनी लाइन ऑफ फोर्सेज हमारी 5000 लाइन ऑफ फोर्सेज एंटर करती है तो 5000 को ε0 से मल्टीप्लाई कर दें। ये 5000 लाइन है, ε0 से मल्टीप्लाई करें और अगर एंटर कर रही हैं तो चार्ज को माइनस लें, तो ये आंसर -q हो जाएगा। और उसको सुविधा के लिए a रख दें कि यहाँ जो चार्ज है वो a है। तो QA उसका चार्ज ले लिया, पार्टिकल A कह दिया उसे। तो QA की वैल्यू यहाँ से सिंपली कैलकुलेट हो जाएगी। QA जो आंसर आ जाएगा, QA आ जाएगा -5000 ε0। ε0 की वैल्यू पुट कर दें 8.85 × 10⁻⁻12 और सिंपली से क्वेश्चन को सॉल्व कर दें। यहाँ से हमारा चार्ज मिल जाएगा। ε0 की वैल्यू सबको याद होगी, जो हमारी MKS में वैल्यू होती है इसकी, वो 8.85 × 10⁻12 होती है।
उसी के साथ साथ कह रहा है कि 3000 लाइन ऑफ फोर्स लीव करती हैं, तो इसका मतलब ये तो नेगेटिव चार्ज था, और एक चार्ज बी ले लें, उसको क्यू भी कह दें, चार्ज की स्ट्रेंथ को लीव कर रही हैं, तो इसका मतलब इसमें पॉजिटिव चार्ज भी है। तो पॉजिटिव चार्ज की वैल्यू को कैसे कैलकुलेट करें, 3000 इंटू एप्सिलॉन नॉट इजिकल टू क्यू बी। ये पॉजिटिव है तो यहाँ पॉजिटिव ले लें क्योंकि लीव कर रही हैं, लीव वाले से जो बाहर निकल के जा रहा है उससे जो है पॉजिटिव चार्ज होगा, और जो लाइन एंटर करती है वो नेगेटिव चार्ज के कारण, क्योंकि हम सब जानते हैं इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स की जो नेचर होती है, नेगेटिव चार्ज के कारण लाइन ऑफ फोर्सेज अंदर एंटर करती हैं गॉसियन सरफेस के अंदर, और जो पॉजिटिव चार्ज होता है उससे इमर्ज आउट होती हैं, लीव करती हैं सरफेस को। तो इस तरीक़ा से इसे ले लें, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू को सिंपली कैलकुलेट करके 8.85 इंटू 10⁻12 से मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पे चार्ज सिंपली कूलम में कैलकुलेट हो जाएगा। तो एप्सिलॉन नॉट की मैं यहाँ वैल्यू भी लिख रहा हूँ एम के एस में 8.85 इंटू 10⁻12। जब ये दोनों चार्ज निकल जाएंगे तो क्यू की वैल्यू को सिंपली क्यू ए प्लस क्यू बी कर दें, तो यहाँ से सिंपली आंसर कैलकुलेट हो जाएगा। ये यहाँ पे -2000 एप्सिलॉन नॉट इसका आंसर होगा, क्योंकि जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्यू ए हो जाएगा -5000 एप्सिलॉन नॉट और क्यू बी हो जाएगा 3000 एप्सिलॉन नॉट। दोनों को ऐड करेंगे क्योंकि जो नेट चार्ज होता है वो एडिटिव प्रॉपर्टी को ओबे करता है, तो नेट चार्ज की वैल्यू को कैलकुलेट कर लेंगे इस तरीक़ा से, और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू को यहाँ से पुट कर देंगे। तो ये भी क्वेश्चन से एक अच्छा क्वेश्चन है जो कॉम्पिटिशन्स में रेगुलरली पूछा जाता है, और कहीं पे भी ये क्वेश्चन जो है वो रिपीट हो जाता है। तो 2 प्रॉब्लम्स मैं इसमें डिस्कस कर चुका हूँ, कुछ 1-2 प्रॉब्लम्स और डिस्कस करूँगा। तो आप क्या करें कि जो क्वेश्चंस हैं डिफरेंट वैरायटी के क्वेश्चंस करते रहें कॉम्पिटिशन्स के हिसाब से, और अच्छे जो कंसेप्ट हैं वो सीखते रहें। बहुत सारी वीडियो मैं EMT पे ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, जिसमें बहुत सारे कंसेप्ट मैंने बताने की कोशिश की है, तो उनका भी सहारा लेते रहें। वो भी हमारे बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं जो मैंने डिस्कस किए हैं ऑलरेडी। 26 में एक क्वेश्चंस मैं इसमें देख रहा हूँ, उसमें वैसे एक छोटा सा ही कंसेप्ट लगाना था। क्वेश्चंस है ए बॉडी विथ चार्ज Q स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। एक बॉडी है Q जिसका चार्ज है और वो वेलोसिटी बराबर 0 पे उसका चार्ज Q है। फिर क्वेश्चन में कहता है एंड एक्वायर्स ए वेलोसिटी V बराबर 0.5c। इसकी वेलोसिटी बढ़ के क्या हो जाती है, 0.5c हो जाती है 0 से। पूछा है नेट चार्ज बताइए, अब नेट चार्ज क्या होगा। तो बस इसमें केवल हमें एक ही कंसेप्ट लगाना था, Q डैश की वैल्यू जो होगी, यहाँ पर चार्ज को Q डैश कहते हैं, वो Q के बराबर होगी, क्योंकि चार्ज जो होता है वो रिलेटिविस्टिक इन्वेरिएंट होता है। कुछ क्वांटिटीज़ जो रिलेटिविस्टिक इन्वेरिएंट होती हैं उनमें मैं रिपीट कर रहा हूँ, पहले भी मैंने डिस्कस की हैं। जो हमारा चार्ज है वो वेलोसिटी का फंक्शन नहीं होता, चार्ज सदा सेम रहता है, चाहे उसे किसी भी वेलोसिटी से चलाया जाए, तो चार्ज रिलेटिविस्टिक इन्वेरिएंट होता है। तो रिलेटिविस्टिक इन्वेरिएंट जो क्वांटिटी हैं जो कभी नहीं बदलती, मैं उनका कुछ रिपीटेशन कर रहा हूँ, रिवाइज कराता हूँ आपको किन किन क्वांटिटियों को सेम रखेंगे। तो एक तो हमारा चार्ज ही हो जाएगा Q, उसके अलावा 4 डायमेंशनल वॉल्यूम एलिमेंट dx, dy, dz, dt। एक हमारा डीएलम्बर्टन ऑपरेटर रिलेटिविस्टिक इन्वेरिएंट रहता है। फोटोन की वेलोसिटी c जो है वो रिलेटिविस्टिक इन्वेरिएंट रहती है। उसके अलावा हमारा x² प्लस y² प्लस z² माइनस c² t² ये रिलेटिविस्टिक इन्वेरिएंट रहता है। उसके साथ साथ e² माइनस c² b² रिलेटिविस्टिक इन्वेरिएंट रहता है। E इलेक्ट्रिक फील्ड, B मैग्नेटिक फील्ड, C वेलोसिटी ऑफ लाइट है। E डॉट B जो है वो रिलेटिविस्टिक इन्वेरिएंट रहता है, ये भी। उसके अलावा e² माइनस c² p² ये भी रिलेटिविस्टिक इन्वेरिएंट रहता है। तो ये एक अपनी जो नोटबुक है उसमें नोट कर लें, ये सारे ही पैरामीटर ऐसे हैं जो हमारे रिलेटिविस्टिक इन्वेरिएंट रहते हैं। चार्ज जो है वो कंजर्व भी रहता है और इन्वेरिएंट भी रहता है। तो ये जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं इन पे क्वेश्चंस मैं देखता हूँ लगातार पूछे जाते हैं, तो ये भी क्वेश्चंस जो है महत्वपूर्ण क्वेश्चनों में मैंने इसे स्थान दिया है, और साथ साथ रिवाइज कराने की कोशिश की है कि कौन कौन से पैरामीटर्स ऐसे हैं जो रिलेटिविस्टिक इन्वेरिएंट रहते हैं। तो इसमें देख रहे होंगे करीब हम 1 2 3 4 5 6 7 8 ये 8-9 क्वांटिटी ऐसी हैं जो रिलेटिविस्टिक इन्वेरिएंट रहती हैं। जो पैरामीटर है वो कांस्टेंट रहता है, चेंज नहीं होता फ्रेम ऑफ रेफरेंस के हिसाब से, कि अगर कोई एक फ्रेम दूसरे फ्रेम के रेस्पेक्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से चलता है तो ये फिजिकल पैरामीटर्स जो मैंने अभी लिखे थे ये चेंज नहीं होते हैं। तो ये भी हमारा एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन था जो हमें इसमें कर लेना था। मैं और 1-2 कंसेप्ट आपको इसमें वीडियो में डिस्कस करना चाहूँगा। जो महत्वपूर्ण कंसेप्ट हैं वही मैंने इसमें डिस्कस किए हैं। काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स इसमें हैं और सारी ही अच्छी प्रॉब्लम्स हैं।
तो आप देखें क्वेश्चंस मैं वो डिस्कस करने जा रहा हूँ। इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है EY और EZ, यहाँ से भी क्वेश्चंस देखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 में इस वीडियो का कहूँगा इसे। इलेक्ट्रिक फील्ड देता है और इलेक्ट्रिक फील्ड के बाद में हमसे पूछता है कि पोलराइजेशन बताइए कैसा होगा। तो EY की जो वैल्यू है क्वेश्चंस में दी है, EY इजकल टू 2E0 और कॉस ओमेगा टी माइनस बीटा एक्स, ये EY की वैल्यू दी हुई है। और EZ जो दे रखा है इलेक्ट्रिक फील्ड का Z कंपोनेंट, वो दिया हुआ है क्वेश्चन में हाफ E0 और साइन ओमेगा टी माइनस बीटा एक्स, ये दे रखा है। और पूछा है कि बताइए वेव जो पोलराइज्ड होगी वो कैसा होगी। तो इस तरीक़ा के क्वेश्चंस कैसे लें, एक तो चीज़ सदा इसमें ध्यान रखें, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मैं इसमें बता दूं कि अगर यहाँ भी ये कॉस की टर्म्स होती दिस वन, और ये भी टर्म्स अगर कॉस की होती और फेज भी सेम होता, तो सदा हमें जब भी आंसर मार्क करना उसका वो लीनियरली पोलराइज्ड लगाना है। क्योंकि जब हम अगर ये टर्म्स और ये कॉस में दोनों टर्म्स होंगी तो इन दोनों टर्मों को जब काटेंगे EY अपॉन EZ बराबर कांस्टेंट आ जाएगा और वो हमारी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन को बताएगा, उसे हम लीनियरली पोलराइज्ड कहेंगे। अगर यहाँ पे भी कॉस ही अगर होता, अब यहाँ पे फेज हम देख रहे हैं दोनों में π/2 का है, तो इसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं। इसे सॉल्व करने के लिए हम सिंपली ले सकते हैं कि EY अपॉन 2E0 इसका पूरे का स्क्वायर कर दें, दिस स्क्वायर प्लस यहाँ से लें EZ अपॉन हाफ E0 इस पूरे का स्क्वायर इजकल टू कॉस स्क्वायर ओमेगा टी माइनस बीटा एक्स प्लस साइन स्क्वायर ओमेगा टी माइनस बीटा एक्स, ये बन जाएगा। तो कॉस स्क्वायर ओमेगा टी माइनस बीटा एक्स प्लस साइन स्क्वायर ओमेगा टी माइनस बीटा एक्स, तो ये वैल्यू सिंपली 1 हो जाएगी। तो इसको 1 लिख दें और ये जो इक्वेशंस है वो हमें सभी को नज़र आ रही है, ये इलिप्टिकल पोलराइजेशन की इक्वेशंस है। तो यहाँ पे जो आंसर इसका मार्क करना है वो हमें इलिप्टिकल पोलराइजेशन मार्क करना है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, रेगुलर पूछा जाता है। यहाँ पे अगर ये कॉस है या ये भी साइन में ये टर्म होती तो ये आंसर लीनियरली पोलराइज्ड हो जाता। और अगर ये दोनों एम्पलीट्यूड ये वाला और ये वाला अगर सेम हो जाते हैं, जैसे यहाँ पे EZ में भी हमें आंसर में इसमें क्वेश्चन में दे देता 2E0 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, तो यहाँ पे अगर एम्पलीट्यूड दोनों सेम हो जाते हैं, इनमें π/2 का फेज होता है, तो सर्कुलर पोलराइज्ड हो जाता आंसर। तो एक सर्कुलर पोलराइज्ड का, एक इलिप्टिकल पोलराइज्ड का, एक लीनियरली पोलराइज्ड का जो क्वेश्चन है वो मैं इसमें बता रहा था। और तीनों ही ये क्वेश्चंस ऐसे हैं जो रेगुलर इंटरवल पर पूछे जाते हैं। तो ये भी हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस था। तो इसमें मैंने 4 प्रॉब्लम्स, अलग अलग एस्पेक्ट की प्रॉब्लम इस वीडियो में डिस्कस किए। आगे कुछ और वीडियो में नेक्स्ट में डिस्कस करूँगा, जो आगे कंटेंट है उसमें डिस्कस करूँगा कुछ और कंसेप्ट। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू एंड बेस्ट विशेस फॉर ऑल ऑफ यू। जय हिंद।